और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार शरीफ में हमने हिंसा देखी थी। बिहार के कुछ और इलाके भी हिंसा का शिकार हुए थे, लेकिन जो बिहार शरीफ की हिंसा थी वो सुनियोजित थी। ये दावा किया है बिहार पुलिस ने। बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि शुरुआती जांच में ये कहा जा सकता है कि ये हिंसा एक प्लान्ड हिंसा थी। हिंसा से पहले 456 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था, जहां रामनवमी को लेकर मैसेजेस के जरिए हिंसा की साजिश रची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है और साइबर स्पेस पर उन्माद की बातों ने शहर के सांप्रदायिक हालात को बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा की। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मास्टरमाइंड कुंदन कुमार समेत 2 लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का कहना यह है कि 456 में से 14 लोगों ने आपत्तिजनक कंटेंट जो था उसको फैलाया और इन सभी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरेंडर करने वाले 2 आरोपी इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। छापामारी के क्रम में जो 15 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 2 अन्य अभियुक्त, जिसमें कुंदन कुमार, जो स्थानीय रूप से अपने आप को एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी आत्मसमर्पण एक दूसरे केस में कर दिया गया है जो फिजिकल वायलेंस का है। उनके ऊपर भी एक एफआईआर है, तो वो उस कांड से इस कांड में रिमांड किए जाएंगे। उसके अलावा एक कृष्ण कुमार आत्मसमर्पण किए हैं, उनको भी इस कांड में रिमांड किया जाएगा। संक्षेप में बताना चाहूंगा कि उसमें 456 पार्टिसिपेंट थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके 2 एडमिन, यही दोनों एडमिन कुंदन कुमार और कृष्ण कुमार ने अभी आत्मसमर्पण किया है फिजिकल वायलेंस वाले केस में। और साइबर स्पेस वाले केस में उन 456 पार्टिसिपेंट्स का गहन विश्लेषण आर्थिक अपराध ने किया और पाया कि उसमें 14 लोगों के द्वारा इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को अपलोड किया गया, अप्रूव किया गया, फैलाया गया। तो 456 में से छानबीन करके 14 लोगों पर एफआईआर हुई। प्रशासन की पुख्ती व्यवस्था नहीं रहने के कारण ये घटना घटी थी और उसके ऑर्गेनाइजर स्वयं थे मैं, और इसी कारण ऐसा हुआ है। तो मैं गया भी नहीं हूँ। आप मेरे सीडीआर के माध्यम से आप निकाल के बता सकते हैं कि मेरी उपस्थिति कहाँ पर है। और कहीं पे भी अगर सीसीटीवी फुटेज कैमरा से अगर मेरी बात को जाहिर होता है या लाठी हाथ में डंडा पहना कुछ भी हो, तो न्यायालय जो आदेश करेगा हम उसके लिए तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहली बार शुक्रवार के दिन में रामनवमी के दिन उसके अगले दिन पत्थरबाजी हुई थी, उसी समय से उनका कहना था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ी की है। और उसी के बाद बिहार पुलिस जो है लगातार उनको ये फीडबैक मिल रहा था, लेकिन जब अब स्थिति शांत हुई है तो उन्होंने पूरी साजिश के बारे में बताया है और कहा है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 400 से अधिक सदस्य थे, लेकिन 14 लोगों के खिलाफ में 14 लोगों ने भड़काऊ पोस्ट अपलोड किया था और उसी के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ नामजद एवं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ में आईपीसी और आईटी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि जैसे जैसे इस मामले की जांच और होगी, लोगों से जो अभियुक्त हैं उनके साथ पूछताछ होगी, तो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसके बारे में पता चल पाएगा। देखिए, इसके बारे में अभी तो बिहार पुलिस ने कुछ खास नहीं बताया है, क्योंकि उनका कहना है कि चूंकि इससे जांच पे असर पड़ सकता है, इसलिए उनका कहना है कि 400 से अधिक लोग हैं, लेकिन जो स्थानीय लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है, तो हो सकता है कि एडमिन कुछ बाहर के भी हों। लेकिन हाँ, फिलहाल उनका कहना है कि जैसे जैसे इन लोगों के साथ पूछताछ होगी, उससे इस मामले के जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी, जो बड़ी साजिश थी, उसके बारे में पता चल पाएगा। जब भी कोई घटना होती है तो उसके पीछे साजिश होता है, उसके पीछे एक बड़ी साजिश भी होती है। और अब ये इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो घटनाएं हुई वो अगर प्रशासन और अधिक चुस्त रहता तो शायद वो घटनाएं टल सकती थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि जब घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश भी होती है। और बिहार पुलिस का कहना है तो वो उसी साजिश के पीछे जो साजिश करता है, जो उसके अभियुक्त हैं, उनके पास वो पहुंच चुकी है। 15 में से जो है 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और अब झारखंड की बात करते हैं, जहां पर जमशेदपुर में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की और बाद में भीड़ इतना उग्र हो गई कि दुकानों को तक आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। सूचना मिलते ही हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थिति को काबू में कर लिया है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने दागे हैं। पूरे क्षेत्र को अब छावनी में तब्दील कर दिया है।
इस इलाके की इंटरनेट सेवा को भी सस्पेंड कर दिया गया है ताकि कोई अफवाह जो है वो ना फैले। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और जांच फिलहाल की जा रही है। वर्तमान में सामान्य स्थिति है। शांति बनाए रखने के लिए हम लोग वर्तमान समय में फ्लैग मार्च कर रही हूँ ताकि यहाँ का विधि व्यवस्था कायम रहे। इंटरनेट सर्विस भी रोका गया है कहीं पर भी वर्तमान समय में इस तरह का स्थिति होता है तो दो गुट के बीच तो शहर के लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए इंटरनेट गलत मैसेज लोगों के बीच न जाए, इसलिए इस चीज को रोक दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 2 दिन पहले हुई हिंसक घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा और आसपास के जिलों में हाईवे और शहर के भीतर चक्का जाम किया है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी बसों को बंद करवा रहे हैं। आज के बंद को देखते हुए पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें 2 दिन पहले 2 स्कूली छात्रों की लड़ाई 2 गुटों की लड़ाई में बदल गई। इस झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या तक कर दी गई, जिसके बाद कई जगहों पर तनाव फैल गया। 2 दिनों पहले की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें आप विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के बंद की देख रहे हैं, जब कार्यकर्ता सड़कों पर इस तरह से निकले। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो है बंद का आह्वान किया गया है, जिसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। 400 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सभी थानों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। चक्का जाम की तो कोई अनुमति नहीं मिलती है। हम लोगों को ऐसी सूचना मिली है कि इनके द्वारा 12 बजे के आसपास लगभग 3-4 स्थानों पर चक्का जाम किया जाएगा। तो जब चक्का जाम किया जाएगा तो वहाँ पर इन्हें समझा बुझा के जल्दी उठाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उसके लिए रूट को भी डाइवर्ट करने की व्यवस्था हम लोग बनाकर रखेंगे। विश्व हिंदू परिषद के इस बंद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने मंडल क्षेत्रों में लोगों का जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर वह इस आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयंत पटेल को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं हमें सबका समर्थन हम यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर से इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। बेमेतरा के बीरनपुर में शनिवार को 2 पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चुकी है और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया हुआ है और बंद का असर लगभग सुबह से दिखना शुरू हो गया। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि दुकानें जो हैं वो बंद हैं और सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किए गए हैं कि अगर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी संगठन है वो बंद कराने यहाँ पर निकलते हैं तो किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रदेश को बंद बुलाया है और उनका आरोप है कि जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है उसके बाद से छत्तीसगढ़ में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं और इसी के विरोध में ये बंद का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है और चक्का जाम भी किया जाएगा। अभी सुबह का वक्त है और उसका थोड़ा असर देखने को मिला। रायपुर के बस स्टैंड में भी बीएचपी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे, वहां से तोड़फोड़ की खबर है और प्रदेश के अलग अलग शहरों में बंद कराया जा रहा है। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद बंद का जो असर है वो देखने को मिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि बीरनपुर की घटना की अगर बात की जाए तो शनिवार को बच्चों के बीच विवाद शुरू हुआ था। स्कूल से आते हुए बच्चे को साइकिल में कट मारने के बाद ये विवाद बढ़ा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि 2 पक्षों के बीच हुई लड़ाई और विवाद को भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद धार्मिक रूप देकर छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ दिल्ली में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश कर रही है। दरअसल असद की तलाश के दौरान कुछ बड़े खुलासे हुए और जिसमें यह पता लगा कि वो 15 दिनों तक दिल्ली में ठहरा था। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असद को मदद करने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है। पिछले महीने ही असद दिल्ली में आया था। यहां उसके पुराने ड्राइवर और 2 हथियार तस्करों ने छिपने में उसकी मदद की। 15 दिनों तक असद दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में छिपा रहा और बाद में उसने यहां से भी अब अपना ठिकाना बदल लिया है और इसी के मद्देनजर पुलिस अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है।
ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दोनों ही पुलिस की एक बड़ी नाकामी है कि फरवरी में जो है उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसके ठीक बाद मार्च के पहले हफ्ते में जो अतीक अहमद का बेटा असद है, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, वो एक शूटर गुलाम के साथ दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली के संगम विहार और ओखला जैसे इलाकों में 15 दिन तक रहता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले अवतार सिंह को गिरफ्तार किया था। दरअसल अवतार सिंह जो है एक हथियार सप्लायर है और अवतार सिंह से पूछताछ के बाद अवतार सिंह ने कहा कि उसको 10 पिस्टल और कुछ कारतूस जिशान और खालिद नाम के शख्स ने दिए थे। इसके बाद पुलिस ने खालिद, जिशान और जावेद को गिरफ्तार किया। तो इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि जो अतीक अहमद का बेटा असद है वो दिल्ली आया था और दिल्ली में उसको रुकवाने में इन लोगों ने मदद की थी। 15 दिन तक वो दिल्ली रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अतीक अहमद का जो पुराना ड्राइवर है वो दिल्ली में ही रहता है और उसने काफी हेल्प की और अतीक अहमद के बेटे असद ने मेरठ से उससे पैसे मंगाए थे। वो पैसे लेने के बाद असद यहाँ से गायब हो गया। तो 3 लोग ये जो अरेस्ट किए गए हैं, इनको उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अपनी कस्टडी में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अतीक अहमद के बेटे की तलाश में और शूटर गुलाम जो साथ में था उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर वो दिल्ली से कहां गया। तो एक बड़ी नाकामयाबी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दोनों की नाकामी है कि एक बड़ा गैंगस्टर और एक बड़े मामले का शूटर और उसका जो मुख्य आरोपी है वो दिल्ली में रहा। 15 दिन तक रुकने के बाद यहाँ से चला गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। तो फिलहाल इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक असद का कोई सुराग नहीं लगा है। मध्य प्रदेश के ओकारेश्वर से खबर आई जब कल नर्मदा नदी में 20 से ज्यादा लोग अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गए। ये सभी ओकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए थे और दर्शन के बाद जब ये नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे तभी ओकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा गया। दरअसल हमेशा जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो सायरन बजाया जाता है, लेकिन ये लोग दूसरे राज्यों से आए थे इसलिए उस सायरन का मतलब नहीं समझ पाए और तेज बहाव में फंस गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी श्रद्धालुओं को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हम कितने तैयार हैं ये देखने के लिए अब केंद्र सरकार अलर्ट है और आज और कल देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि अस्पताल ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत जरूरी उपकरणों को लेकर कितने तैयार हैं। बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है और केंद्र हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर आज और कल देश भर के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है और हम फिलहाल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, LMCH में है और हमारे साथ डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी हैं। सर, किस तरीके से तैयारी है? हमने थोड़ा सा गैप एनालिसिस करके, वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस है 2-3 वेव्स हमने झेल ली हैं और हमारी सारी प्रेपरेशन रेडी थी, क्योंकि हमने इसको कोविड एरिया को सारा कन्वर्ट कर दिया था रूटीन वार्ड के लिए या रूटीन सर्विसेज के लिए। तो हमने दोबारा से रीएक्टिवेट किया है। एट प्रेजेंट वी हैड 30 बेड और उसके अंदर हमारा 6 बेड आईसीयू है, 4 बेड HDU है और बाकी वार्ड में है। अंदर अगर देखना चाहे तो 16 बेड हमारे पीडियाट्रिक्स के आइसोलेट। अंदर अगर दिखाना चाहे सर किस तरीके से इंतजाम है जी। तो यहाँ पर जी ये हमारा HDU टाइप है जहाँ हम नॉन वेंटिलेटरी पेशेंट रखेंगे, जिसके लिए ऑक्सीजन की फैसिलिटीज और बाकी मॉनिटरिंग सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ से यदि लगता है पेशेंट किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, दिस इज आवर फर्स्ट एरिया। तो आज हमने क्या सुनिश्चित करने की कोशिश की है मॉक ड्रिल में सर कि सारी व्यवस्था जो ठीक हमारा सारा कोई गैप एनालिसिस करने के लिए बेसिकली राउंड लिया है। कोई भी यदि हमें लगेगा कि यहाँ पर गैप है तो उसको फिलअप कर लें ताकि। एट प्रेजेंट वी हैव 1 पेशेंट ऑल्सो इन कोविड आईसीयू जो कि हमारा प्रॉपरली इन प्लेस है, तो उस तरह से कोई इशू नहीं है। एवरीबॉडी इज ट्रेन्ड और सारा सब ठीक ही होना चाहिए। ये वेव भी हमारी यदि आती है तो वी विल डील इट प्रॉपरली। और यहाँ पर ये सारे मॉनिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, राइट सर?
यस, मॉनिटर एंड ऑक्सीजन पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जी। तो ये हमारा एक वार्ड की तरह काम करेगा। बाकी आपको आईसीयू दिखाते हैं। आईसीयू इज फुली फंक्शनल, उस तरह से वेंटिलेटर और सब कुछ अवेलेबल है उसमें। अच्छा, कहाँ पे है वो, कितनी दूर अगर चलना चाहें तो एक बार अगर आईसीयू अगर देखना है तो उसमें देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आईसीयू को भी दिखाएंगे, क्योंकि किस तरीके से मॉक ड्रिल के जरिए सुनिश्चित करने की कोशिश है कि आखिर जो चीजें इन प्लेस थी वो कितनी दुरुस्त है। और उसी के मद्देनजर अगर लंबा है, अगर ज्यादा दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो व्यवस्था आप कह रहे हैं कि उसमें मरीज भी एडमिट हैं। कोई बात, बाहर से हम उसको देख सकते हैं। आपको यदि उस एरिया को व्यू करना है तो उसमें 6 बेड है, फुली फंक्शनल, और एक पेशेंट पे आ जाएगा। तो कुल मिला के हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल तैयार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश में लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो 5,880 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 10 मरीजों की जान चली गई है। अब एक्टिव केस हमारे देश में 35,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और जो संक्रमण दर है वो अब 6.91% तक चली गई, यानी कि 7% तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान देश भर में 3,481 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी बरतने में भी लापरवाही करें। महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटों में 788 नए मरीज सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटों में 221 नए केस सामने आए हैं और 104 मरीज इस वक्त अस्पताल में है मुंबई में। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटों में करीब 700 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की जान गई है। और सबसे चिंता वाली बात जो दिल्ली में है वो ये है कि यहाँ पर संक्रमण दर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, 21% के पार, और यहाँ सक्रिय कोरोना के मामले जो हैं वो 2,407। तो अब यही कहा जा रहा है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और अगर आप हो सके तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो कुछ राज्य जो है वहां पर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। हरियाणा, केरल और पुदुचेरी में मास्क को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहने। हरियाणा में सार्वजनिक जगहों और स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पंचायतों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। केरल में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और सभी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है और सार्वजनिक जगहों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यूपी की अगर बात करें तो हवाई अड्डों पर विदेश से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है।